हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे घर का रोशनदान कहते हैं। घर का रोशनदान कहते हैं। वेरी इन्फिनिटिक मॉर्निंग टू ऑल ऑफ you. This is Komal Soni in front of you from the Sainik Academy. I want to talk about nation building. आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने वर्षाल बनकर 1947 में भारत को आज़ाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ से टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके नारों से, वंदे मातरम के नारों से आने वाला 5-5 डिग्री का तूफ़ान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफ़ान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं जिसमें कि कई बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो ये सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। मगर आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपनी काम को पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है तो वही है उसकी सच्ची देशभक्ति। मैं ये नहीं मानती हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, या फिर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगे बेच रहा होता है तो क्या आप उसको उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख है जो उसे ये करने पे मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए देशभक्ति का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफ़ान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह ही ज़मीं पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही की से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कहरा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने देश को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के घर्षण मात्र से भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज़ का ने भारत का भविष्य तबाह करके रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग।
और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरते हुए अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतना सा गुरूर है मुझ में कि मैं भारत से हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, सिर्फ एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे इस समाज में नज़र आती है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्व शिक्षण की बुनियाद रखी, विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ देशों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो सकता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, NIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इस शैक्षिक बीमारी का कारण वो ये ही है कि शिक्षक नीति केवल 2 पहलुओं पर चलती है। पहला वो जो विद्वान हैं, दूसरे वो जो धनवान हैं। और मेरे विचारों से तब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा। हमारा शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ते काट जाने पे खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे की जाति की अवहेलना करता रहेगा। तब तक इस देश से ना तो अंधविश्वास खत्म हो पाएगा, ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। जब हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारी जाति का निरीक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षण पर बात की जाएगी। स्वच्छता भारत अभियान में सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर इंसान हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंबल डॉटर ऑफ दिस मदर लैंड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उन जवानों का, इस देश के लिए पुलिस प्रशासन और किसानों का, और देश के लिए हर उस व्यक्ति का जो अपना काम पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण को सोचना भी असंभव सा लगता है। अंत में सिर्फ यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।